नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। बड़ी खबर यह है कि वक्फ संशोधन बिल को देर शाम कल राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अब केंद्र सरकार की तरफ से तारीख की घोषणा की जाएगी, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और बताया यह जाएगा कि कब से ये कानून जो है वो लागू होगा। तो सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि तो हासिल कर ली है, लेकिन विपक्ष में हाय तौबा मचा हुआ है। लगातार मीटिंग्स हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है और इसी बवाल के बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 2 पेज का लेटर जारी किया गया है और राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। तो अलग अलग पार्टियों में क्या कुछ चल रहा है, मोदी सरकार की ये बड़ी जीत हुई है, इस पे तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, अब आखिरी जिस बात का इंतजार था वो भी पूरा हो गया। ये बिल अब कानून बन चुका है, अब आगे क्या होगा? देखिए, कानून बन चुका है। अब ये लोग इस कानून को चैलेंज करेंगे, क्योंकि कानून बनने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर कर रहे थे, उन याचिकाओं का कोई मतलब नहीं था। अगर संसद से पारित हुआ है, राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले, जब तक ये कानून ही नहीं बना, तो बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई हो ही नहीं सकती। जब कानून बनेगा तो कानून को चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए पहला स्टेप इन लोगों के तरफ से है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। दूसरी तरफ ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं कि अब कानून बन गया तो कानून बनने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर कार्रवाई शुरू होगी। अब कार्रवाई तो शुरू होगी, अब उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई होने से पहले सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि अगर ये कानून बना है तो नए कानून के तहत अभी कार्रवाई होने में समय लग सके। इसलिए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर दूसरे इस्लामिक संगठन हो। ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रोटेस्ट में केवल मुसलमान ना आए, बल्कि सीएए की तरह इसके समर्थन में कांग्रेस आए, समाजवादी पार्टी आए, राष्ट्रीय जनता दल आए, या फिर जितनी पार्टियां इस कानून का विरोध कर रही है वो सारे हमारे मंच पर आए। लेकिन अभी किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो सार्वजनिक तौर पर विरोध प्रदर्शन में पार्टिसिपेट कर सके। जबकि दूसरे तरफ सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि इतने आनन फानन में राष्ट्रपति के पास भेजा जाना और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना, ये दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को यही नहीं छोड़ना चाहती। ऐसा नहीं है कि संसद का काम हो गया, बिल पारित करवा लिए, अब चलो इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती रहेगी, फिर नोटिफिकेशन जारी होता रहेगा और 2 साल तक खिंच जाएगा। जैसे सीए के मामले में थोड़ा लंबा समय लग गया, चुनावी प्रक्रिया भी थी और फिर उसमें नोटिफिकेशन जारी करने के पहले कई और प्रावधान जोड़ने थे कि कैसे कैसे किन किन राज्यों में जो नागरिकता दी जाएगी बाहर से आए हुए लोगों को, उन लोगों के नागरिकता के लिए प्रावधान क्या क्या रहेंगे। लेकिन इसमें सब स्पष्ट है, इसमें तो लिस्ट भी तैयार है और पहले से पता है कि क्या क्या किया जाना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके डाटा सरकार के पास भी है और वक्फ बोर्ड के पास भी है, तो वो डाटा तैयार है। तो इसमें पहला स्टेप यही बताया जा रहा है कि सरकार जब नोटिफिकेशन जारी करेगी उसके बाद ट्रिब्यूनल का गठन होगा नए तरीके से। जो ट्रिब्यूनल अभी तक है उस ट्रिब्यूनल में केवल वक्फ बोर्ड के मेंबर और कुछ इस्लामिक कानूनों के जानकार हैं, लेकिन अब जो नया ट्रिब्यूनल बनेगा उसमें एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होगा और एक जज होंगे और इसके साथ कुछ इमिनेंट पर्सनालिटी होंगे जो जमीन की मामलों की जानकारी रखते हैं, जिसके बाद रेवेन्यू के रिकॉर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस्लामिक कानून के स्तर पर जमीन की जानकारी रखते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के कानून के आधार पर प्रॉपर्टी के विवाद को निपटाने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है और वो कहां मान्य होता है, इन सारी जानकारी रखने वाले लोग होंगे। तो ट्रिब्यूनल का गठन होगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास जितने मामले उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं उनको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के लिए समाधान के तरीके ढूंढने को कहा जाएगा। यानी पहला स्तर जो है वो वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में जितनी प्रॉपर्टी है, जो माना जा रहा है कि 8.8 लाख प्रॉपर्टी है, उसमें से 73,000 प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है। और वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कैसे? सरकार से, वक्फ बोर्ड का
केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल जो वक्फ बोर्ड ने उनकी प्रॉपर्टी पर इस आधार पर कब्जा किया था कि अथॉरिटी नहीं रहने के बावजूद भी उसने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। यानी उसमें कुछ मुसलमान भी हैं जो कि अगर उनके परिवार में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है और उसे लग रहा है और ये मामला लंबा खींचेगा, दशकों लग जाते हैं प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के समाधान में। दीवानी मुकदमे अगर चलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक, तो इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिसके विवाद है पहले से उस प्रॉपर्टी पर और उसने उस प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया। और वो वक्फ के पास प्रॉपर्टी जब गई तो उसके पास तो ऐसी अथॉरिटी कि ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली, तो उन प्रॉपर्टी को उससे छुड़ाया जाएगा। उसके बाद तीसरे स्तर पर कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसको एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया है, मतलब शत्रु संपदा। 1947 में जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, तो जितने मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए उसकी प्रॉपर्टी को इनेमी प्रॉपर्टी, शत्रु संपदा के तहत सरकार अपने कब्जे में लेनी थी। लेकिन कई लोगों ने क्या किया कि जैसे हैदराबाद के नवाब की बात है, हैदराबाद में भी वो यहां से छोड़ने के पहले अपने कई प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया था और वो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। उसी तरीके से पंजाब में सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, 56% जितने वक्फ की प्रॉपर्टी है 75,000 के करीब, उसमें से 56% प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूटेड है। वो इसलिए क्योंकि उसमें भी शत्रु संपदा है। वो जितने लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान वाले पंजाब में चले गए, वो सारे अपनी प्रॉपर्टी सरकार के पास ना चली जाए उससे पहले इन लोगों ने वक्फ कर दिया। और वहां जबकि पंजाब के अंदर देखा जाए तो 1.5-2% मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी वक्फ की प्रॉपर्टी चौथे नंबर पर आती है पूरे हिंदुस्तान में। 75,000 प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर है। तो वो शत्रु संपदा वाली जो प्रॉपर्टी है उसे वक्फ के कंट्रोल से हटाया जाएगा और सरकार उसे अपने कंट्रोल में लेगी। फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी आएंगे जो एग्रीकल्चर लैंड है। जैसे 1,40,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है जो प्रॉपर्टी के स्तर पर, प्लॉटिंग नहीं है कि 1,40,000 एकड़ जमीन की बात नहीं है, वो तो संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि 9.5 लाख एकड़ जो पूरी जमीन है उसमें से सबसे ज्यादा कब्रिस्तान और एग्रीकल्चर लैंड है। तो वो जो प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर लैंड वाली, उन प्रॉपर्टी में ये देखा जाएगा कि किसी जगह पर जैसे मंदिर के ट्रस्ट के पास या फिर मठों के पास जो जमीन थी उसे सीलिंग एक्ट के अंदर लाया गया और सीलिंग एक्ट में जितना प्रावधान किया गया कि 12 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते, उसी तरह से अगर इसके अंदर भी, वक्फ के अंदर भी सीलिंग एक्ट से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है तो फिर उसे भी जब्ती करने के लिए तैयारी की जाएगी। यानी एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ा जाएगा और फिर जो बची खुची प्रॉपर्टी होगी इनके पास, इन मामलों से अलग जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास बढ़ जाएगी उस प्रॉपर्टी पर से इन मौलानाओं का कब्जा हटाया जाएगा। यानी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में केवल यही लोग नहीं रह सकते क्योंकि इनको इस बात का तकलीफ है कि गैर मुस्लिम को ये मैनेजमेंट में कैसे रखा जा सकता है। लेकिन सरकार ने यही कहा ये इस्लामिक या शरिया कानून के स्तर पर नहीं है, चूंकि इसमें जो विवाद है वो प्रॉपर्टी का है। हम मस्जिद कमेटी के अंदर नहीं रख रहे, हम किसी दरगाह कमेटी के अंदर गैर मुस्लिमों को नहीं रख रहे, बल्कि संपत्ति के मैनेजमेंट में जो धोखाधड़ी हुई है, मतलब 9,43,000 हेक्टेयर जमीन और उतना एकड़ जमीन के बावजूद इतने लाखों में प्रॉपर्टी, हजारों दुकानें, मकाने, ये 56,000 जो दुकानें हैं, ये सारे के मैनेजमेंट के बावजूद इतने कम टैक्स कैसे सरकार के पास आ रहे हैं, 12 करोड़ का इनकम कैसे हो रहा है। जबकि एक अनुमान को देखिए कि राम मंदिर ट्रस्ट बना और वहां के मैनेजमेंट ट्रस्ट के पास गया है, 300 करोड़ रुपया टैक्स सरकार को मिला है राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से जो वहां पर खर्च किए गए। और वक्फ बोर्ड इतनी बड़ी संस्थान पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ केवल 12 करोड़ रुपया इनकम ही दिखा रहा है, टैक्स कितना देगा। तो इस मैनेजमेंट के आधार पर देखा जाएगा कि
अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहीं लूट मची हुई है, जो बार बार कहा जाता है कि ये लूट रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को, तो यानी अगर 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का इनकम है और उसे 2 लाख दिखाया जा रहा है और 3 लाख खाया जा रहा है, तो वो 3 लाख भी तो टैक्स के दायरे में आएगा। तो इस मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश होगी, यानी अगले 1 साल तक ये छटपटाते रहेंगे। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रोटेस्ट की धमकी दे रहा है और चारों तरफ से लेटरबाजी कर रहा है, इसके पीछे का रीजन यही है कि जैसे ये प्रोटेस्ट करके हंगामा करके सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएं कि अब कानून तो बन गया, लेकिन कानून बनने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रॉपर्टी जब्ती अभियान ये स्लो हो जाए और इनको आगे दशकों तक मौका मिलता रहे कि जब तक विवाद खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल। सरकार तो सर ठंडा होते हुए नजर नहीं आ रही और आपने समझाया कि किस तरह से जब्ती का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सर आपने जिस तरह से बताया कि एक वक्फ में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, किन किन नेताओं की अब बारी या नंबर उनका लग सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कई ऐसे नेता फंसे हैं। अमानतुल्लाह खान इसी मामले में जेल का भी चक्कर काट के वापस लौट चुके हैं। ओवैसी पर कई सारे आरोप है, उनके परिवार वालों पे आरोप है, केरल में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में अब एक्शन प्लान से किन बड़े नेताओं की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, जो नेता हैं और जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती रही और जहां जहां शहरी इलाकों में जिन बड़े नेताओं के दबदबे रहे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है, कर्नाटक में वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ की प्रॉपर्टी में क्या किया गया है कि अगर अर्बन सोसाइटी में प्रॉपर्टी है और उसमें उसको अपार्टमेंट बनाना है, जमीन देना है या वहां पर कोई सोसाइटी डेवलप करना है, तो उसमें ये औने पौने दामों पर इन लोगों को बांटा है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जैसे ये ओवैसी की बात की जाती है, इसके पूरे परिवार की, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, ये सारे पूरे परिवारों ने क्या किया है कि जितने दुकानें हैं, मकान है, वक्फ की प्रॉपर्टी वो है, मस्जिद के आसपास यही होता रहा। जैसे शहर में जो मस्जिद है तो मस्जिद का एक मेन दरवाजा हो, लेकिन उस मस्जिद के सामने आगे पूरे कैंपस के बाहर में दुकानें बनी होती है जहां पर लोग उसको किराए पर लेते हैं और किराए पर देने वाले वो मैनेजमेंट कमेटी है, वो औने पौने दाम पर लिखित तौर पर ये किराया लेती है, 500, 1000, 2000, वो भी कहती है कि नहीं नहीं हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसका किराया होता है हजारों में, लाखों में। अब उसमें ओवैसी ने भी उतने जो दुकानें, मकान सब कब्जा कर रखा है, उससे भी उसको तकलीफ होगी और उससे के अंडर से जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन इन लोगों पर नहीं होना है बल्कि इनके प्रॉफिट पे होना है, जो प्रॉफिट ये लोग ले रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट में जितने वक्फ बोर्ड बने हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड, जैसे अमानतुल्लाह की बात क्यों हो रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बना, अमानतुल्लाह को इसका चेयरमैन बनाया गया और उसके बाद सबसे पहला घोटाला उसने क्या किया, नियुक्ति के अंदर, और उसी के वक्फ बोर्ड के लोगों ने सवाल उठाया, उन्हीं लोगों ने याचिका दायर की कि देखिए पैसा ले लेकर मैनेजमेंट में लोगों को, अपने लोगों को ला रहा है, और उसके बाद जब अपने लोग होते हैं, कोरम पूरा होता है, तो फिर वक्फ बोर्ड, जो स्टेट का वक्फ बोर्ड है, वो रिजोल्यूशन पारित करता है कि इस जगह पर, जब से कनॉट प्लेस में एक मस्जिद है वो वक्फ के अंदर आता है और वो मस्जिद के आसपास कई दुकानें हैं, तो उन दुकानों को रिडेवलप किया जाए, उसे बेचा जाए, मस्जिद में कुछ रिकंस्ट्रक्शन करवाना है या फिर उसे किराए पर दिया जाए, तो ये रिजोल्यूशन जो पास होता है उसमें भी ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। क्योंकि टेंडर, जैसे सरकारी टेंडर में भ्रष्टाचार होता है, वैसे ही वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है। तो अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए नेता हैं, जो सपोर्ट करते थे इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के, उनकी समस्याएं बढ़ेगी। इसलिए छटपटाहट चारों तरफ है, कांग्रेस में भी परेशानी है, राजद में भी है और वैसी तरह की परेशानी आम आदमी पार्टी में भी है। बिल्कुल, धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में सिर्फ सरकार की ये तैयारी नहीं थी कि बिल में संशोधन कर दिया, बिल को दोनों सदनों से पास कर दिया और फिर कानून बन गया, क्योंकि सरकार की तैयारी बहुत लंबी है, क्योंकि पहले से और कई बार और ये सबूत भी सामने आ चुके हैं कि वक्फ बोर्ड में एक बड़ा घोटाला हुआ है। अब सरकार एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर आज की ये है कि राष्ट्रपति से बिल को मंजूरी मिल गई है, अब ये बिल कानून बन चुका है और अब जब्ती का जो आगे का एक्शन प्लान है सरकार का, वो तेजी से आगे बढ़ेगा और ऐसे में कई बड़े नेताओं की मुसीबत बढ़ने वाली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।